हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बैकर्स अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 2। और इस अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी जो कंटेंट था, जो सिलेबस था, वो हम कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मीन्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके लाए हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 से। और थ्रू आउट द जो भी सिलेबस में हमको पढ़ना था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। जैसा कि ट्रिपल ई में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा, जिन्होंने लेक्चर देखा, थ्रू आउट द पूरा सेमेस्टर का जो भी कंटेंट था, उन्होंने थ्रू आउट द लेक्चर देखा है, उनको वो बहुत इंजॉय किए होंगे, है ना। और कैसा रहा आपका ट्रिपल ई, है ना, वो उसका हमको रिस्पॉन्स मिला। बहुत बहुत बढ़िया रहा हमारे बच्चों का, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। आप जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनके लिए है ना, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए तो यानी अल्लाह भगवान उनको यानी कि उनके लिए है, सहाय हो उन पर। चलिए, वन बाय वन हम इसका स्टार्ट करते हैं। सो पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। और जैसा कि हमने पिछले बार भी कहा था कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन को आपको नोट नहीं करना है, क्वेश्चन आप रीड करें और वन लाइन आंसर है, पढ़ते हुए आंसर है। तो आपको कुछ कॉलमन बना लेने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आंसर, है ना, और रिजल्ट, ताकि ये आपका एक अपना एक एनालिसिस होगा कि हाँ हमने क्या सीखा, हम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हम ताकि आप पता लगा पाएंगे कि आप आगे कितना कैसा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। सो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना, इस टेस्ट सीरीज को। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चंस। कहता है पहला क्वेश्चन, साउंड एंड लाइट वेव ट्रैवलिंग इन एयर आर। साउंड वेव और लाइट वेव जो एयर में ट्रैवल करता है वो क्या है? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब यहाँ से ट्रांसवर्स और जो लॉन्गिट्यूडिनल है ये रिलेट करना है किससे? साउंड से और लाइट से। मतलब कि जो साउंड है वो ट्रांसवर्स है और लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, रेस्पेक्टिवली है। लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स रेस्पेक्टिवली मतलब साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स। बोथ लॉन्गिट्यूडिनल, साउंड और लाइट दोनों लॉन्गिट्यूडिनल होता है, या बोथ ट्रांसवर्स, और साउंड और लाइट और साउंड जो है दोनों ट्रांसवर्स नेचर का होता है। जल्दी से मार्क करें अपने आंसर को, जल्दी से, है ना। दिस इज द वन लाइन आंसर, पढ़ते हुए आंसर आना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, ट्रांसवर्स वेव, इसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, हमने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल्स में पढ़ा है ना। पहला जो यूनिट है वो यूनिट ही खत्म ना हो, है ना। जब पढ़ने जा रहे थे हम लोग पढ़े थे उसको, लगभग उसमें आपको 15 से 16 लेक्चर है और हर लेक्चर एवरेज कम 1 घंटे से ऊपर का ही है सब। सो हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ा था, आपको आंसर आ गए होंगे। ये रहा इस सवाल का जवाब, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव रेस्पेक्टिवली। जो हमारा साउंड है और जो लाइट है ये दोनों एक वेव के फॉर्म में है, और ये जो है साउंड वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, और जो हमारा लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। नहीं? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा पहले सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कहता है ए मैन फायर्स ए शॉट टूवर्ड्स ए क्लिफ and hears an echo after 2 seconds. He walks 85 meters towards the cliff. Now the echo of another shot is heard after 1.5 seconds. The velocity of sound is. एक आदमी है ना, वो एक आवाज एक फायर करता है, उसको फायर का जो इको सुनाई देता है, रिटर्न जो इको आता है, रिटर्न जो साउंड आता है, वो जो इको सुनाई देता है कितना समय के बाद? 2 सेकंड के बाद, क्लिप से टकरा करके। अब वो आदमी
जहां से पहले फायर किया था वहां से 85 मीटर आगे बढ़ता है क्लिफ की ओर, 85 मीटर, ये 85 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ वो मूव करता है। तब उसको जो इको सुनाई देता है वो देता है 1.5 सेकेंड्स के बाद, 1.5 सेकेंड के बाद, है ना। तो आपको निकालना क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड का वेलोसिटी क्या है, जल्दी बताइए, मार्क कीजिए जल्दी। चलिए साथ में हमको आपको हिंट्स भी देते चले, है ना, साथ में हम आपको हिंट्स भी देते चले, जल्दी से मार्क करें आंसर। ये रहा मैन का पोजीशन, ये रहा क्लिफ, ये है क्लिफ का पोजीशन। यहां से इस मैन को ये क्लिप से जो रिटर्निंग साउंड वेव सुनाई देता है, इको जो सुनाई देता है कितना टाइम पर, 2 सेकेंड पर, ये कुछ डिस्टेंस होगा, मान लीजिए डिस्टेंस x है, साउंड एक स्पीड से, जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से रिटर्न बैक भी आएगी, नहीं। तो यहां पर स्पीड, टाइम और x इसके बीच में अगर रिलेशन करें तो डिस्टेंस कितना तय हुआ, जितना डिस्टेंस x गया तो x आया भी, तो v बराबर क्या लिखिएगा, 2x बटे टाइम, ये 2 सेकेंड, मतलब कितना हो गया x, मतलब जो वेलोसिटी है वो x के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस के बराबर है, इतना मीटर पर सेकेंड। एक तो ये हो गया। अब ये मैन अपने जगह से, ये मैन अपने जगह से 85 मीटर मूव कर जाता है, मान लीजिए ये आ गया, ये मैन का पोजीशन अब यहां आ गया, कितना चल गया, 85 मीटर अपने इनिशियल पोजीशन से, इधर यहां पर अब खड़ा हो गया, ये रहा क्लिफ, ये रहा क्लिफ। अब उसको जो साउंड सुनाई देता है 1.5 सेकेंड के बाद, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपका ये डिस्टेंस x था, अब 85 मीटर इसी x पे चला, तो कितना बच गया, x माइनस 85, इतना डिस्टेंस बचा, नहीं। सो ये जिस वेलोसिटी से यहां गया होगा उसी वेलोसिटी से रिटर्न आएगा, दैट इज द v। यहां से एक रिलेशन निकाल लीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मार्क कीजिए, आपका आंसर क्या है। A man fires a shot towards a cliff and heard an echo after 2 seconds. He walks 85 meters towards the cliff. Now the echo of another shot is heard after 1.5 seconds. The velocity of sound is 85 meter per second, 340 meter per second, 170 meter per second, 680 meter per second. Which one is correct? जल्दी मार्क करें, जल्दी मार्क करें, हैं? ए आंसर, चलिए ए, कोई बी है, कोई डी, कोई सी, सभी आंसर सही है ना, जल्दी मार्क करें। तो यहां से ये रहा आपके सामने सही जवाब, टाइम इज ओवर नाउ, ये मात्र 1 मिनट के अंदर का सवाल था, ये रहा आपके सामने 340 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 340 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी ये आंसर मिल जाएगा, है ना, कैसे, यहां से भी निकालेंगे तो यहां पर आदमी ये x माइनस 85 मीटर गया और x माइनस 85 मीटर रिटर्न भी तो आया, तो यहां से v टाइम, मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम के बीच रिलेशन निकाल लीजिए, तो v बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, तो 2 इंटू कितना डिस्टेंस, x माइनस 85, अब बटे टाइम कितना 1.5, और v और x के बीच में यहां रिलेशन पहला शर्त से दे दिया, v बराबर क्या है, x है, आपको वेलोसिटी ही निकालना है तो x के जगह v रख दीजिए, तो ये v बराबर 2 इंटू ये v माइनस 85 बटे 1.5, ये 1.5v इक्वल टू 2v माइनस 170 होगा, ये 85 दूना से 70 होता है ना, तो ये 2v माइनस 1.5v इक्वल टू 170, तो 0.5v इक्वल टू 170, तो v इक्वल टू व्हाट 170 बटे 0.5, पॉइंट हटा दीजिए 0, तो 5 या 15, 2 17, 5 चौका 20, 340 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे बहुत कम रहेगा, लेकिन छोटे छोटे, ये ताकि बच्चे को फॉर्मूला आता है कि नहीं, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसके आधार पर आपसे, क्योंकि फिजिक्स है ना, सो फिजिक्स और मैथ, मैथ का लैंग्वेज, फिजिक्स का लैंग्वेज ही मैथ है ना, सो आपको तो ये आना ही चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ये रहा आपके सामने ऑप्शन कि इनमें से किसमें साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है, एयर, वाटर, वैक्यूम और स्टील। मार्क करें अपने आंसर को जल्दी। ये रहा इसका सही जवाब, स्टील। नहीं, सॉलिड में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, नहीं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है, सॉलिड का पार्टिकल बहुत करीब होता है, वो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, एनर्जी का ट्रांसफर करेगा और वो स्पीड ज़्यादा मिलेगी। मतलब कि जो स्टील है वो एक सॉलिड फॉर्म में है और इसमें आपका जो साउंड का स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर x बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, आर हर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज n, नाउ व्हेन वन फ्रॉग of the fork B is loaded with a little wax, the number of beats per second decrease, the frequency of fork B is, दूगो फॉर्क दिया है, वो दोनों फॉर्क का में से एक की फ्रीक्वेंसी दी है, आपको दूसरे का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो दूसरे का जो फ्रीक्वेंसी निकालना है वो कितना होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क बी। शर्त क्या कहता है, जो फॉर्क बी है उसमें कुछ वैक्स, लिटिल वैक्स लगाया जाता है, फिट किया जाता है, ताकि वो हैवी, हमने आपको जब पढ़ाया था आप वहां जाकर देखिए, बीट फ्रीक्वेंसी में दो फॉर्क है इस तरीके से, ये एक फॉर्क, मान लेते हैं ये फॉर्क ए है और ये एक फॉर्क बी है, इसको मारते हैं टन, इसको मारते हैं टन, इसकी आवाज आती है ना। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों वेव सुपरपोज होता है, बिट्स जो मिलते हैं वही बीट ना आप सुनते हैं, मतलब ये दोनों का जो वेव का सुपरपोजिशन पार्ट है, रिजल्टेंट है, उसके कारण वो रिजल्टेंट की जो इंटेंसिटी है, कहीं फॉल होता है, कहीं राइज होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, जिसको हम लोग बीट कहते हैं, नहीं। सो वो बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये रहा ए बी, दो फॉर्क है जो साउंड करता है टुगेदर x बीट पर सेकेंड, आर साउंडेड टुगेदर x बीट पर सेकेंड, ये जो साउंड क्रिएट कर रहा है दोनों, वो कितना, x बीट्स पर सेकेंड, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट कितना है, x बीट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में x बीट है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितना, x दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज n, इसकी जो वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये मान लीजिए कि a का वेव है और ये b का वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है n। नाउ व्हेन फ्रॉग ऑफ फॉर्क b इज लोडेड विथ ए लिटिल वैक्स, मतलब b का जो ये फ्रॉग है ना, इसमें कुछ हम नट लगा देते हैं, छोटा है ना, लोड कर दिए, जब इसमें लोड कर दिए थोड़ा भारी हो जाएगा, तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ और होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो बताना है आपको। B इज लोडेड विथ ए लिटिल वैक्स, ये लिटिल वैक्स से लोड कर दिया, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज डिक्रीज, तो ये x डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, n प्लस एक्स, n माइनस एक्स, n माइनस एक्स स्क्वायर, n माइनस 2x। जल्दी बताइए, जल्दी मार्क कीजिए, विच वन इज करेक्ट आंसर, कौन है सही जवाब, ये रहा आपके सामने इस सवाल का जवाब।
दैट इज द n प्लस एक्स, n प्लस एक्स। अगर यही सवाल में यहां रहता लिखा हुआ कि द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज, डिक्रीज के जगह अगर इंक्रीज होता, बात समझ में आया, तो क्या सही होता, बी आंसर सही होता। बात समझ में आया। अगर इसी सवाल में, सवाल सेम है, केवल यहां पर ये इसके जगह पर रहेगा द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड डिक्रीज, बीट पर सेकेंड डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा, n माइनस एक्स। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो इसकी जो दोनों की फ्रीक्वेंसी, इसका जो वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसको मारे तो इसका साउंड है, इसको ठोके इसका ये साउंड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है ना। तो बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, लगभग नियरली इक्वल होना चाहिए। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा जानते हैं। सो मान लीजिए कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ ए है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज कि ये एफ ए है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ बी है। इसको ठोके तो ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया, इसको ठोके तो ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया। अब ये दोनों वेव सुपरपोज होगा तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। बात समझ में आया। तो जो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मींस बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस ऑफ साउंड। साउंड जहां से क्रिएट हो रहा है, जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसके डिफरेंस के बराबर। मतलब कि यहां जो बीट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए वही एक्स बीट फ्रीक्वेंसी है, तो ये एक्स बराबर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ये एफ ए माइनस ये दूसरी की फ्रीक्वेंसी एफ बी, है ना। तो यहां से ये x का वैल्यू इसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि अगर एफ बी एफ ए से बड़ा होगा, ये एफ बी एफ ए से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये एफ बी एफ ए से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ये बिट्स फ्रीक्वेंसी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो ये जो x का वैल्यू है वो प्लस माइनस हो सकता है, नहीं, ये x का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। सो x दैट इज बिट फ्रीक्वेंसी, बीट्स पर सेकेंड जो होगा वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस x, ऐसा हो सकता है। तो यहां से एफ ए की फ्रीक्वेंसी मान लो, अगर ये अननोन कर दिया जाए, ये अननोन एफ बी अगर अननोन, ये निकालना, जैसे इसमें यही निकालना था, ये फ्रीक्वेंसी निकालना था, ये निकालना था कितना है, तो एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बी बराबर हम ये नहीं लिख सकते, एफ ए प्लस माइनस क्या चीज, ये एक्स। समझ में आया। इस सवाल में दिया है क्या कि ए की फ्रीक्वेंसी कितना है, यहां दिया है एन, एन दे दिया, ये एन फ्रीक्वेंसी है ए की, हमने एफ ए लिया जो फ्रीक्वेंसी है ए की, उसके जगह कितना दिया, ये एन दिया, ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, ये दिया। अब यहां पर ये प्लस माइनस है, मतलब जो बी की फ्रीक्वेंसी है, या तो एफ ए पर दो केस हो सकता है, एक केस तो ये होगा कि ये एफ ए प्लस एक्स, एक केस ये भी हो सकता है एफ ए माइनस एक्स। प्लस माइनस है, हमने अभी जस्ट बताया ना, है ना। लेक्चर भी ध्यान होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर से जो तकिया लगा के देखा है, तो बस वो तो उनको सपना में ही आएगा ये, है ना, ये इसका दर्शन उसका सपना में होगा। तो ये रहा एफ ए प्लस एक्स, एफ ए माइनस एक्स। ये जो एफ ए प्लस एक्स, ये जो प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एफ ए प्लस एक्स है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसका मतलब है कि जो एफ बी है वो डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, बीट्स पर सेकेंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बीट्स पर सेकेंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये हम अप्लाई करेंगे व्हेन एक्स इज निगेटिव, व्हेन एक्स इज निगेटिव।
डिक्रीज हो गया। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव तो हम लोग ये यूज करेंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। जब ये कहेगा नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इंक्रीज, तो ये एफ ए माइनस एक्स यूज करेंगे, मतलब ये आंसर सही होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर भी हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेव्स y इक्वल टू 0.1 sin 36t and y equal to 0.1 sin 310t are moving in the same direction. Bit frequency is। दो वेव दे दिया, सेम सवाल है, सवाल सेम है। अब इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल में आ गए कि आपको फिगर में दे दिया कि दो वेव है ना, दोनों का ये इक्वेशन है। तो आपसे पूछता है कि ये दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जल्दी मार्क करें अपने आंसर को, जल्दी मार्क करें। जल्दी मार्क करें। आ गया आंसर, दैट्स गुड। कोई कह रहा है कि सर सी होगा, कोई बी, कोई ए, कोई डी, क्या होगा पता नहीं, है ना। जल्दी बताइए। टू वेव्स y इक्वल टू दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द वन वेव एंड दिस इज द अनदर वेव इक्वेशन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बीट फ्रीक्वेंसी इज। ये रहा आपके सामने सही जवाब 3/पाई। 3/पाई क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी, अभी जस्ट बताया। डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स, जो साउंड को क्रिएट कर रहा है जो सोर्स, वो साउंड सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का वेव क्रिएट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये रहा दो वेव, एक है y इक्वल टू 0.1 साइन 3 कहां भाग गया, है ना। बता तू सब, आने दो हमको। चलिए 0.1 साइन 316t एक वेव ये है, और दूसरा कितना है 0.1 साइन 310t दूसरा वेव ये। आपको इसका वेव फ्रीक्वेंसी मतलब बिट बिट फ्रीक्वेंसी निकालना है, बिट निकालना है कितना होगा। तो बिट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बिट फ्रीक्वेंसी बिट फ्रीक्वेंसी बिट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी frequencies of source sound तो यहां पर कितना फ्रीक्वेंसी है, यहां पर ये रहा ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा टी। जनरल फॉर्मूला यही ना होता है वेव का, ए साइन ओमेगा टी, यही ना ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। तो यहां पर ओमेगा 1, दिस इज द ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 कितना होगा, ओमेगा 1 316 माइनस ओमेगा 2 कितना 310, यही ना हो गया। से डेल ऑफ ओमेगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द बिट फ्रीक्वेंसी। ये कितना हो गया, दैट इज द 6 डेल ऑफ ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। फ्रीक्वेंसी एफ में निकालो, तो ये ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डेल ओमेगा इक्वल टू 2πf इक्वल टू 6। सो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2π, तो 2 3 जा, सो 3/π। दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? पहला ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, ये सही है, या कांस्टेंट होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। जल्दी मार्क करें कौन सा सही जवाब है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, मैथमेटिकल बहुत एनालिसिस किया है ना, देखा है इसको। जल्दी मार्क करें, जल्दी मार्क करें, पढ़े ठीक से और जल्दी जल्दी सही सही मार्क करें। ये रहा आपके सामने इस सवाल का सही जवाब, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन बताना है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। ऐसा ही ना होता है? नहीं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज द ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नहीं ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये एम्पलीट्यूड यही है ना, डिस्प्लेसमेंट ये ए बराबर क्या है वाई, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सही है? हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, कांस्टेंट पीरियोडिक टाइम, एक कांस्टेंट पीरियोडिक टाइम होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होना चाहिए किसके बीच में? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अभी जस्ट देखा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, विच वन इज करेक्ट आंसर? जल्दी मार्क करें। ये रहा आपके सामने ये सवाल, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए पार्टिकल टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन इज करेक्ट आंसर? जल्दी मार्क करें। ये रहा आपके सामने सही जवाब, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नहीं, यही है ना कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक सिंपल सर्कुलर मोशन में बड़ा अंतर है ना, नहीं, एक ऑस्किलेटरी मोशन बड़ा डिफरेंट चीज है ना। सो इसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये रहा मीन पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए, दिस इज द प्लस ए। तो अगर कोई चीज यहां से इधर जाएगा, सपोज इधर जाएगा, तो इधर जाने का मतलब कि ये अपने नहीं जाएगा, ये इधर इसी शर्त पे जाएगा कि इधर आएगा भी नहीं। तो एक टेंडेंसी है रीस्टोरिंग फोर्स की, टेंडेंसी होती है किसकी? रीस्टोरिंग फोर्स की, कि हमेशा ये टूवर्ड्स अपने मीन पोजीशन की ओर जाने की चेष्टा करता है। अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने से के बाद वो हमेशा अपने मीन पोजीशन, इधर भी चलाएगा तो इधर जाने की चेष्टा करेगा, यही है ना, और इसी के अबाउट ये चलता रहता है। तो दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे
जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है, जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होता है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स यहां काम करता है, दैट इज द एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस ए, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स के, वाई डायरेक्शन में है तो वाई के, दैट इज द एफ इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ के एक्स। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, यही ना रीस्टोरिंग फोर्स। So restoring force is proportional to the x. So proportionality between the restoring force and displacement. This is the displacement from mean position. This is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन proportional to displacement from equilibrium position, frequency of oscillation, velocity of equilibrium position, square of amplitude of motion। जल्दी मार्क कीजिए, जल्दी से जल्दी मार्क करें इसको। टोटल एनर्जी कितनी होगी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जल्दी मार्क करें। जल्दी मार्क करें। ये रहा आपके सामने इस सवाल का सही जवाब, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। इसके प्रोपोर्शनल होता है, नहीं होता है ना? कैसे होता है, कैसे होता है, जाके लेक्चर देखिए कैसे होता है। जो टोटल एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के सम के बराबर होता है। हमने इसको भी सेपरेटली डिराइव किया था, इसको भी दोनों को कंबाइन करके हमने आपको पढ़ाया है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर बटे एफ टी स्क्वायर टाइम पीरियड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का इक्वेशन है ना। अब इसमें देखिए किसे किसके प्रोपोर्शनल है। ये रहा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यही तो कह रहा है, ये जो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, नहीं फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। कभी इसी सवाल में चेंज कर देगा वो फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक पैरामीटर दे देगा। तो जिसके माइंड में वो चीज है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, है ना। जिसके माइंड में यही चीज नहीं है तो उसके लिए तो बड़ा दिक्कत है बाबा, बहुत दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line with an amplitude a. The potential energy is maximum when displacement is. पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जल्दी बताइए। द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, कि डिस्प्लेसमेंट इसमें से कौन सा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए हो कि जीरो हो, या प्लस माइनस ए बाई टू हो, या प्लस माइनस ए बाई रूट टू हो। जल्दी मार्क करें। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line with an amplitude a. The potential energy is maximum when the displacement is. जल्दी मार्क करो कौन सा सही जवाब है। प्लस माइनस ए, जीरो, प्लस माइनस ए बाई टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू। ये रहा आपके सामने सही जवाब। कौन सा,
दैट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। ये तो अभी जस्ट देखा नहीं, दिस इज द क्वेश्चंस। ये रहा सही जवाब। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line with an amplitude a, the potential energy is maximum when displacement is plus minus a। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का के केस में? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, नहीं यही है एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, सो ये रहा, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकता है। ये रहा इसका मेन पोजीशन, ये कहता है आपका ये ए एम्पलीट्यूड ए से ये एग्जीक्यूट कर रहा है, दिस इज द माइनस ए, है ना, यही है आपका। ये एक्स डायरेक्शन में हमने लिया था, ये एक्स बराबर ए है, वाई डायरेक्शन में लेते हैं ऐसे बनाते, ये जीरो, ये ए, ये माइनस ए, तो ये वाई बराबर ए होगा, यहाँ एक्स बराबर ए है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मैक्सिमम हो, तो ये प्लस माइनस ए यहां और बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन which of the following quantity does not vary as per nature of the sine curve? साइन कर्व के अनुसार इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है? ये रहा आपके सामने, मैं कर्व बना देता हूं, थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा, जल्दी बताइए। ये रहा साइन वेव, ठीक, इसमें से कौन सा पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम पीरियड, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता है, नॉट वेरी एज पर नेचर ऑफ साइन कर्व? दिस इज द साइन कर्व, बताइए जल्दी, ये आपके सामने है। क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है? क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होता है? क्या एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है? या टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है ना? मार्क कर लिया, आ गया होगा दिमाग में, सर जी इतना सिंपल क्वेश्चन, हाँ जी बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये रहा सही जवाब, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। ये साइन वेव है ना, कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को वो रिपीट भी तो करेगा। सिंपल हार्मोनिक्स, सिंपल हार्मोनिक साइन कॉस के फंक्शन होंगे, है ना, सिंपल हार्मोनिक ये मोशन है, तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड तो वैरी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी वैरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वैरी हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड, इट्स मोशन इज। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो किस तरह का मोशन है? ये रहा आपके सामने कि वो एक पीरियोडिक मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या नन ऑफ द एबव, या इसमें से कोई नहीं है। जल्दी मार्क करो। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्पीड, इट्स मोशन इज पीरियोडिक, ऑस्किलेटरी, सिंपल हार्मोनिक, नन ऑफ द एबव। ये रहा आपके सामने इस सवाल का जवाब, कि इसमें से कोई नहीं है, ना तो वो पीरियोडिक है, ना ही वो ऑस्किलेटरी है, और ना ही वो सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है ना। तो एक टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को फिर से रिपीट नहीं करेगा, पीरियोडिक नहीं हो सकता है। चलिए ये रहा सही जवाब, ना तो वो पीरियोडिक है, ना वो ऑस्किलेटरी है, ना ही वो सिंपल हार्मोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन,
एक एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई पार्टिकल है और वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। तो आपको इसमें से सही जवाब पूछना है, देना है क्या कि बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो। जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होगा वहां पर। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वहां पर मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट, ये बिट नहीं बट है, दिस इज मिस्टेक, बट एक्सेलरेशन इज जीरो। नहीं, क्या चीज, बट एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है ना। बट वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन इज जीरो, या वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। जल्दी मार्क करो, अभी जस्ट बता ही भी दिया है ना, स्टार्ट में ही हमने इसको बता भी दिया था। चलिए जल्दी बताइए, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसमें से कौन सा सही है कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होगा, या उस पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों मैक्सिमम होगा, या वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड या वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। बताइए, ये रहा सही जवाब आपके सामने। वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो यही होता है, बात किया है ना। ये रहा मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए। अब यहां पर कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस जगह पर उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, तब तो यहां से रिटर्न जाएगा। नहीं, अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो आगे बढ़ता रहेगा ना। तो या मीन पोजीशन की ओर रिटर्न जाना है ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर काम कर रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, यहां पर भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी इज जीरो। बट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए। सर जी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सर जी, हाँ जी, वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये क्या है, हमने पढ़ाया है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज द dv बाई dt, और अगर va जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए, नहीं, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जीरो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलता है। हमने आपको ये सारे इक्वेशन पढ़ाए हैं, सारे इक्वेशन पढ़ा है, नहीं कैसे, एक बार चलिए रिवाइज करा दूं आपको, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चिंत हो जाए। जब भी कोई पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपली हम लिखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, y इक्वल टू से a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, चाहिए फाइव क्या है, फेज है, इनिशियल फेज, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, यही एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द बोर्ड भी सेंस नहीं करता हमारे पेन को, कहता है सर थोड़ा धीरे लिखो क्या आ गया, y, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, so this is the equation of displacement, नहीं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिस इज मतलब ये साइन के रूप में या कॉस के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नहीं, सो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या करोगे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
सो v बराबर क्या हो जाएगा, dy बटे dt, दिस इज द वेलोसिटी। तो इसी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, दिस इज द ए ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 50, ये हो गया वेलोसिटी। नहीं, सो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा जब ये इसका वैल्यू यूनिटी हो जाए, इसका वैल्यू यूनिटी हो जाए, मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो गया, ए इंटू ओमेगा, नहीं ए इंटू ओमेगा। सो ये वेलोसिटी के टर्म्स में, तो यहां से देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया है तो वेलोसिटी आया है। देखिए वेलोसिटी का फंक्शन क्या है साइन, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है साइन, और वेलोसिटी का फंक्शन क्या हो गया कॉस। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का। साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, क्लियर। तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, हमको चाहिए एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैं यहीं पे लिखता हूं एक्सेलरेशन बराबर dv बटे dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये रहा वेलोसिटी का इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस, कॉस का फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस बन जाएगा साइन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, तो दिस इज द ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, सो ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये रहा एक्सेलरेशन। ये माइनस में है, यहां माइनस है, ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बात समझ में आया। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां पर पुट करोगे तो यहां पर ये ए कितना ए है, लेकिन यहां पर कितना हो गया, वही है, जीरो है। तो इस मीन पोजीशन पे ए कितना हो गया, जीरो, तो यहां पर ए कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन यहां पर कितना हो जाएगा मैक्सिमम। वेलोसिटी का इक्वेशन में देखोगे तो ए कितना है, ए कितना है यहां पर जीरो, और यहां पर कितना है मैक्सिमम। तो यहां से रिटर्न जाता है, दिस इज द रिटर्न बैक, तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी इज मैक्सिमम हियर, मैक्सिमम, बात समझ में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिलेशन को आप दिमाग में रखें। फिर फेज के टर्म्स में ये भी पूछ सकता है कि ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, कौन आगे है कौन पीछे है। ये रहा आपके सामने साइन कॉस, यहां माइनस है वो प्लस है ना। हमने आपको जब ट्रिपल ही पढ़ाया था वहां पर भी सेम चीजें थी, ये फेज एंगल फेज डिफरेंस, है ना, कि वो करंट लैग करता है वोल्टेज लीड करता है, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है, वो सारी यही सब चीज तो था, सेम चीजें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में द वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आ गया वही क्वेश्चन, बाय ए फेज एंगल पाई, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से आगे होता है पाई डिग्री, पाई एंगल, है ना। द वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से आगे है कितना एंगल से, तो ये पाई बाई 2 एंगल से, है ना, लीड करता है, मतलब यहां पर यही वेलोसिटी लीड्स द डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट लैग्स द वेलोसिटी। अब यही लीडिंग लैगिंग हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ रहे हैं, यही लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कैपेसिटर इंडक्टर में पढ़ते हैं। तो जिसने फिजिक्स को बहुत बढ़िया से डील किया है वो अपने सेमेस्टर को बहुत इंजॉय करेगा।
ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स और मैथ को बहुत अच्छे से डील किया है वो अपने सेमेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा, नहीं तो बस बिस्मिल्लाह, है ना। चलिए, सी ऑप्शन कहता है द वेलोसिटी इज बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या द वेलोसिटी इज बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई। मार्क करें जल्दी, जल्दी से मार्क करो। ये रहा सही जवाब आपके सामने, वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। नहीं, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है, वेयर एक्स इज इन मीटर, जहां एक्स मीटर में मतलब वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, एंड टी इन सेकेंड, द टाइम पीरियड इन सेकेंड इज, इस में टाइम पीरियड कितना है? जल्दी से बनाइए, जल्दी मार्क कीजिए, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, यहाँ एक्स कहता है वो मीटर में है मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, टी जो है टाइम है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, वो कितना देर के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? जल्दी बताइए, जल्दी। ये रहा सही जवाब आपके सामने, 0.02 सेकेंड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे? ये रहा इक्वेशन। सो एक इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, दिस इज द ए साइन ओमेगा टी, सिंपल। अगर फेज जीरो है सो दिस इज द ए साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको कंपेयर करो इससे। सो ये रहा ओमेगा, तो ओमेगा की जगह ये रहा ओमेगा, टी, टी में ये जोड़े हुआ कुछ, मतलब ये भी तो टाइम ही ना होगा, टी प्लस ये, टी प्लस 0.005, मतलब टी में इतना जोड़ेंगे, मतलब ये भी एक टाइम है, टोटल टाइम हुआ कुछ होगा, टी का वैल्यू जो भी रखेंगे ये टोटल टाइम है। तो टी के जगह ये है, ओमेगा के जगह कितना 100 पाई है। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना 100 पाई। सो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, ठीक है, दिस इज द 100 पाई। सो यहां से हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 100 पाई। तो ये 50 मरतबे कट जाएगा, 1/50, मतलब टी बराबर कितना हो गया 0.02 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक इक्वेशन है मोशन का ये, द मोशन इज, इसमें से कौन सा है वो मोशन, कौन से मोशन का ये इक्वेशन है? ऑस्किलेटरी बट नॉट एसएचएम, ऑस्किलेटरी है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ऑस्किलेटरी एंड एसएचएम दोनों का है, नाइदर ऑस्किलेटरी नॉर एसएचएम, ना तो ये ऑस्किलेटरी है ना ही एसएचएम है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए। ये रहा इसका सही जवाब कि ये ऑस्किलेटरी एंड एसएचएम का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसएचएम, इसमें से सही स्टेटमेंट को आपको चुनना है एसएचएम के रेस्पेक्ट में। ऑल द थ्री क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शो हार्मोनिक वेरिएशन विथ टाइम हैविंग सेम पीरियड, क्या ये सही है? सेकेंड ऑप्शन, द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड is, this is the frequency omega times the displacement amplitude, the acceleration amplitude is omega square times the displacement amplitude,
ऑल ऑफ एबव। अभी तक जितने चर्चा किए हैं इसी में सारे सवाल का इसका जवाब है। वो सब मैथमेटिकल लिखा था, अब ये सेंटेंस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें उसी सब चीज का एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन सेम। जल्दी बताइए, जल्दी मार्क करें, जल्दी मार्क करें। डिस्प्लेसमेंट, ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव सभी सही है। नहीं, ये रहा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। यही है ना? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये रिलेशन देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी टाइम्स है। ये एक्सेलरेशन जो है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। यही सब तो ऑप्शन है कि जो एक्सेलरेशन है एम्पलीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट। यही ना, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, यही तो एक्सेलरेशन है सारे इक्वेशन में। दिस इज द करेक्ट आंसर। Next, the angle between the instantaneous velocity and the acceleration of particle executing simple harmonic motion is. जल्दी बताइए। The angle between the instantaneous velocity and the acceleration of particle executing simple harmonic motion is. कितना एंगल होगा उसके बीच में? ये रहा सही जवाब आपके सामने, दैट इज द π/2। नहीं होगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल होता है? π/2। वेलोसिटी को ही डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। अगर वेलोसिटी का फंक्शन साइन है तो एक्सेलरेशन का फंक्शन कॉस हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का फंक्शन कॉस होगा तो एक्सेलरेशन का फंक्शन साइन हो जाएगा, और साइन कॉस के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। नहीं यही? अगर यहां से आप स्टार्ट करते हो, यहां से मोशन कोई स्टार्ट करता है तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ये रहा। यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है। अब कोई अगर यहां पर है तो इसके बीच मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो ए बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये है क्या? साइन का फंक्शन। और कोई अगर यहां से स्टार्ट करता है तो उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ ये रहा आपके सामने। इस कलर को ले लू, ये कलर ले लिया, दिखना भी चाहिए, है ना? उसका ग्राफ ये रहा, ये। इस तरीके का। तो इसका स्टार्टिंग कहां से? यहां से। नहीं, दोनों के बीच में फेज एंगल कितना? π/2। So this is the correct answer. Next, the time period of particle execute simple harmonic motion is. सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? जल्दी बताइए। t इक्वल टू 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन, या t इक्वल टू 2π अंडर रूट g बाई डिस्प्लेसमेंट, या t इक्वल टू 2π अंडर रूट वेलोसिटी बटे डिस्प्लेसमेंट, या t इक्वल टू 4π अंडर रूट g टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। विच वन इज करेक्ट? है ना? टाइम पीरियड क्या है इसमें? जल्दी मार्क करें, जल्दी 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 बताओ। द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। दिस इज द करेक्ट आंसर। t इक्वल टू 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन। कैसे भाई?
कैसे भाई? तो वो ऐसे है। कैसे सर जी? ये ऐसे सर जी, देखिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको मालूम है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? सो दिस इज द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर। हमको टाइम पीरियड पूछता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के टर्म्स में कौन सा है ये, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों ए लिख दिया, तो यहां पर अलग अलग एक वर्ड ले लेते हैं। से यहां पर ये एक्सेलरेशन ले लिया, ये डिस्प्लेसमेंट वाई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ए बटे वाई। तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बटे वाई, जहां ए क्या है? एक्सेलरेशन, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, या सीधे लिखे 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सेलरेशन बटे डिस्प्लेसमेंट। सो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई को उधर ले जाइए तो 1/2 पाई अंडर रूट ए बाई वाई, एक्सेलरेशन बटे डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा? तो इसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टी इक्वल टू 1/f, तो दिस इज इक्वल टू पलट जाएगा तो 2 पाई, ये भी पलट जाएगा अंडर रूट ये वाई एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट बटे ये एक्सेलरेशन। अगर फ्रीक्वेंसी कभी पूछ देगा, कभी टाइम पीरियड पूछ देगा, इसमें टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बटे एक्सेलरेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए हॉल कैन बी रिड्यूस बाई। रिवर्बरेशन टाइम को इसमें से कैसे हम रिड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग रिफ्लेक्टर्स, एब्जॉर्बर्स, डॉम्स और आर्क्स। मार्क करें जल्दी, दिस इज द करेक्ट आंसर। एब्जॉर्बर्स का यूज करके हम लोग रिवर्बरेशन टाइम को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्बरेशन टाइम फॉर गुड म्यूजिकल शुड बी। एक कोई म्यूजिकल, कोई घर बनाना है आपको, कोई ऐसा रूम बनाना है, उसमें रिवर्बरेशन टाइम, क्योंकि रिवर्बरेशन टाइम ना तो बहुत कम होना चाहिए, नहीं बहुत अधिक होना चाहिए, तो इससे साउंड की क्वालिटी पर असर पड़ता है। वो क्या होना चाहिए? 0.5 टू 1.50 सेकेंड्स, 1.5 टू 2 सेकेंड्स, 2 टू 3 सेकेंड्स, या 3 टू 4 सेकेंड्स। ये रहा सही जवाब, 2 टू 3 सेकेंड्स। एक्चुअल में ये भी एक सही जवाब हो सकता है। 1.5 टू एक वैल्यू लेते हैं हम लोग जनरली से 1.5 से लगभग 2 तक, क्या चीज? 1.5 से 2 तक, ठीक। सो जनरली हम ये यूज करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब यही है, बी है, दिस इज द रॉन्ग मार्क। बट कहीं कहीं पर आपको ये 2 से 3 मतलब 1.5 से लेकर के 2.5 तक लोग लेते हैं ये टाइम, लेकिन एक गुड क्वालिटी के लिए ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। मार्क करें इसका बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बी इज करेक्ट आंसर। यहां थोड़ा मिस्टेक है ना। कोई अगर ये भी मार्क करता है तो क्या वो गलत हो जाएगा कि इस ऑप्शन में ये प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहता, कोई और वैल्यू रहता, तब ये मार्क करते तो सही हो। ठीक है, चलिए, द सेवेंस इज द यूनिट ऑफ। सेवन किसका यूनिट है? एनर्जी का, रिवर्बरेशन टाइम का, एब्जॉर्प्शन इन ए वॉल का, या रिफ्लेक्शन बाय ए वॉल। ये रहा आपके सामने सही जवाब, दैट इज द एब्जॉर्प्शन इन ए वॉल। एब्जॉर्प्शन इन ए वॉल का एक यूनिट है, दैट इज द सेवन। नेक्स्ट, रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉल्स। एक रिवर्बरेशन टाइम में साउंड की इंटेंसिटी कितना कम हो जाता है,
दैट इज द टू 1 millionth ऑफ इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1 millionth हो जाता है, या 1 millionth ऑफ इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, 260 dB, नन ऑफ द एबव। जल्दी मार्क करें कौन है सही जवाब। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द 60 dB, कम हो जाता है। नेक्स्ट, इकोज कैन बी हर्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टर एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, नहीं कि कम से कम कितना दूरी पर वो एक ऑब्स्टेकल रखा जाए जहां से हमको इको सुनाई दे, है ना। सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो इको कैन बी हर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टर एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जल्दी मार्क करें। दैट इज द 12 meters from the sound source, 10 meters from the sound source, 16.5 meters from the sound source and 21.5 meters from the sound source। जल्दी मार्क करें। आंसर ए, बी, सी और डी, विच वन इज करेक्ट। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, करेक्ट आंसर इज 16.5 meters फ्रॉम द साउंड सोर्स, है ना। आप लेक्चर जाके देखें, वहां पे हमने इसको डिराइव कराया है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज, एक मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि टाइम पीरियड कहते हैं कि एम्पलीट्यूड कहते हैं कि एंगुलर स्पीड कहते हैं। 9वां का बच्चा इसका जवाब देगा, है ना। क्या क्या बोलते हैं इसको, दैट इज द एम्पलीट्यूड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बींग, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी की साउंड जो सुनते हैं उसकी रेंज कितनी होती है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, 20 to 20 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 200 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 2 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। नहीं, जवान पर है, हाँ सर जी जवाने पर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। ये रहा ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड पर, वेलोसिटी ऑफ एंड वेव लेंथ पर। साउंड की जो एम्पलीट्यूड है, लाउडनेस वो लाउडनेस कम ज्यादा करते हैं, है ना। हमने एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया है ना। बहुत से नगारे बाजे बजाए हैं हमने, उसको जब साउंड पढ़ाया था आपको, बैंड पार्टी से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक आपको दिखाया था, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाया था उसमें, है ना। सो बताइए जल्दी कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय, साउंड का जो स्पीड है एयर में वो इनमें से किसके कारण अफेक्ट नहीं होता है। ये रहा पहला ऑप्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड। मार्क करिए, जल्दी मार्क करिए। ये रहा सही जवाब आपके सामने, वह है प्रेशर। प्रेशर के कारण साउंड की जो स्पीड है वो नहीं बदलता है, नहीं चेंज होता है। हाँ बदलेगा किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण एंड स्पीड ऑफ विंड, है ना। पुरवैया चल रहा है, पुरवैया चल रहा है मतलब क्या, हवा का जो स्पीड मतलब जो डायरेक्शन होगा वो पूरब से पश्चिम की ओर होगा। आप बोलो, कस के बोलोगे तो पूरब की ओर आपकी आवाज बहुत कम जाएगी, लेकिन पश्चिम की ओर ज्यादा दूर तक का लोग सुनेगा, है ना। सो स्पीड ऑफ विंड पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, एक किसी मीडियम में साउंड की स्पीड डिपेंड करता है इनमें से किस पर। पहला ऑप्शन, ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। सेकेंड, ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। थर्ड, ऑन द वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड फोर्थ वन, ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। जल्दी बताइए, which one is correct? In a medium the speed of sound depends
ये रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने। दैट इज द ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, है ना। कोई भी मीडियम जितना डेंस, जैसे वैक्यूम में साउंड का वेव मतलब सुनाई नहीं देता है क्योंकि कोई मीडियम नहीं है ना। बहुत पास में आप पूरा वैक्यूम में, चंद्रमा पर चले जाओ वैक्यूम में, वहां पास में रहते हुए चिल्लाते हैं तो नहीं सुनाई देता है, रीजन कोई मीडियम ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में हम बोलते हैं तो कुछ दूरी तक के लोग सुनता है। तो ये एयर में जो साउंड वेव का जो स्पीड है वो कुछ और है, वैक्यूम में तो जीरो हो गया, सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें ज्यादा होता है। तो सॉलिड, एयर और वैक्यूम, सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल बहुत पास पास होगा, बहुत डेंस होगा। एयर में क्या हो गया, यही पार्टिकल रेयर हो गया। और वैक्यूम में क्या होता है, यही पार्टिकल ही नहीं है ना, वो तो मतलब रेयरेस्ट है वो। तो इस मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम की इलास्टिसिटी वो कितना तन्य है ना, इस पर डिपेंड करता है कौन चीज, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दैट इज द साउंड वेव इन ए मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in simple harmonic motion in SHM, acceleration ahead of velocity of a phase angle of pi. Acceleration is ahead of velocity by a phase angle of pi by 2. Acceleration is behind velocity by a phase angle of pi by 2. Acceleration is behind velocity by a phase angle of pi. जल्दी मार्क करें। लगभग अब तक जितना पढ़े उसमें ये कई बार आया इसी की चर्चा, और इसको मैंने कोरिलेट कर दिया आपको ट्रिपल ई से, है ना, कि वही चीजें, यही सेम चीजें, है ना। लैगिंग लीडिंग का आगे पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रिपल ई में हमने आपको पढ़ाया है ना। किस तरह करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, कैपेसिटर, इंडक्टर, सर्किट में यही सेम चीज है। नहीं, जल्दी मार्क करें, जल्दी मार्क करें, जल्दी बताइए, मार्क कीजिए इसमें से कौन सा सही जवाब है। ये रहा इसका सही जवाब आपके सामने, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2। क्योंकि वेलोसिटी को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। अगर वेलोसिटी हमारा साइन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन हमारा कॉस का फंक्शन हो जाएगा, है ना, और वाइस वर्सा। और कॉस और साइन के बीच में एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving on a circle with uniform speed, its motion is। कोई एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी मोशन को आप क्या कहोगे, इनमें से क्या है कि उसकी मोशन पीरियोडिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों है। सेकेंड, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, वो पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। या ए पीरियोडिक मोशन है, मतलब एक सिंपल एक पीरियोडिक मोशन है, या नन ऑफ द एबव। जल्दी मार्क कीजिए कि इसमें से कौन सा होगा सही जवाब। कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे कि उसकी मोशन पीरियोडिक होए और सिंपल हार्मोनिक भी है। पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, केवल पीरियोडिक है, या इसमें से कोई नहीं है। जल्दी मार्क करें। ये रहा सही जवाब आपका कि वो पीरियोडिक तो है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो एक टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को तो रिपीट करेगा पक्का, मतलब वो पीरियोडिक है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड है। चलिए, ये रहा आपके सामने सही जवाब। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने अप्लाइड फिजिक्स 2 से लेकर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने हमने लेकर आया, और इसी तरीके से सब्सिक्वेंट लगभग कम से कम हम आपको 4 से 5 लेक्चर ये टेस्ट सीरीज में 4 से 5 टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अप्लाइड फिजिक्स 2 से रिलेटेड। सो इसको आप कंटिन्यू देखें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, लाइक करें। और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, आप आपको मालूम कि कौन बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो हमको नहीं लेना देना, लेकिन आपको मालूम है, कम से कम उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। या कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं किया, कहीं ट्यूशन नहीं किया है और वो सेल्फ स्टडी किया, उन तक भी पहुँचाएं। तो
ताकि वो भी इनसे लाभान्वित हो, ताकि वो एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। मैंने ये सभी बच्चों के लिए ये मैंने बनाया है, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से आपने ट्रिपल ई में परफॉर्म किया, आपने देखा क्वेश्चन का लेवल, और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं सेमेस्टर में, वो अपने सिलेबस को, जो चीज़ हमने डिलीवर किया है और क्वेश्चन को आप मैच करें। मैं ये बहुत जल्दी आपके साथ वो क्वेश्चन को भी डील करूंगा, अपने कंटेंट के साथ भी। सो लगभग मैंने आपको 100%, हम कहेंगे कि 100% मैंने आपको हू बहू वही चीज दिया है जो हू बहू आपके क्वेश्चन में छपा हुआ है, हू बहू छपा हुआ है, एज इट इज, एज इट इज, ऐसा ही। सो इसी तरीके से हम ये आपका टेस्ट सीरीज के बाद, जो इसके बाद जो कोर्स आएगा, हम हर एक चीज इसी तरीके से इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, है ना, और कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं, बहुत कम आता है। सो मनोबल थोड़ा हम लोग का भी डाउन हो जाता है। हमारा मनोबल बढ़ाओ, आपका जो शेयर है, आपका जो लाइकिंग है, यही हमारे लिए एनर्जी है। अगर आप एनर्जी नहीं दोगे, क्योंकि वर्क डन ही नहीं होगा, है ना, फिजिक्स में ही पढ़ाया हूं, वर्क डन और एनर्जी में रिलेशन बताया ना। सो एनर्जी दो, फिर वर्क डन लो, है ना, और वर्क डन और एनर्जी आपस में हम कोरिलेट करेंगे, मिलेंगे आपस में, है ना, फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट कंटेंट को लेकर के, है ना, नए टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।